पीछे राष्ट्रवादी के लिए मेरा नाम लगभग तय हो गया। 1.5-2 साल पहले से एक फंड आगे पड़ा हुआ था अपने सिविल हॉस्पिटल के साथ। एक रफीक साहब आ जाते थे तो ऊपर म्यूनसिपलिटी हिलने लग जाती थी कि ऐसा लगता था कि कोई नीचे कोई आदमी है। हमको कोई खुद का सौता फंड नहीं चाहिए। गांव के लिए क्या देंगे विकास के लिए? हमको शहर की भलाई के लिए अगर आसिफ शेख साहब ने 10 करोड़ रुपया लाए तो मैं ये सोचूंगा कि मैं 15 करोड़ कैसे लाऊं, 20 करोड़ कैसे लाऊं। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। पिछले कुछ महीनों से मालेगांव शहर का सियासी पारा काफी उतार चढ़ाव के साथ जारी था। मालेगांव शहर के एक बहुत बड़े लीडर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जो कि मालेगांव शहर में बाकायदा मेयर रहे, उसके बाद एमएलए रहे, मगर जो कुछ भी वजूहात रही वजूहात आज तक सामने नहीं आई। उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्हीं के वालिद मोहतरम ने भी, जो बरसा बरस से कांग्रेस से जिनका लंबा एक करियर रहा है, कांग्रेस से जो 2 मरतबा एमएलए मुंतखब हुए, 12 काउंसलर रहे, उसके बाद कारपोरेटर बने, उसके बाद मेयर बने, किसी वजह से उन्होंने भी जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उस वक्त उनके कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद एक सवाल ये उठता था कि अब कांग्रेस पार्टी की सरबराही करने वाला मालेगांव शहर में कौन सा ऐसा चेहरा होगा। एक बड़ा सवाल था। कई चेहरों पे जो है नजरें जा रही थी, मगर शायद के जो भी कांग्रेस के जिम्मेदारान थे, कांग्रेस पार्टी के हाई कमान जो थे, आला जिम्मेदार थे, शायद उनको वो मतलूबा चेहरा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, या वो ट्रस्ट या वो भरोसा उन चेहरों पर शायद के जो है उनको हो नहीं रहा था। इसलिए एक लंबा पीरियड रहा। काफ़ी छानबीन के बाद एक नाम सामने आया। वो नाम ऐसा जो चौंकाने के लिए काफ़ी था। बरसा बरस से एक लंबी खिदमत उनकी रही है। एक ज़मीनी स्तर से जिन्होंने शुरुआत की, मैं समझता हूँ 1996 में पहली बार उन्होंने ऐसे म्यूनसिपल काउंसलर इलेक्शन लड़ा जनता दल से। उसके बाद जो है नाकामी हाथ में आई, मगर उसके बाद जब कांग्रेस से उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो तब से लेकर आज तक लगातार वो शख्स कामयाबी की बुलंदियाँ चढ़ता गया। कई बार ऐसा हुआ कि जिस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पहले म्यूनसिपलिटी हुआ करती थी, उस वक्त सदर बल्दिया के लिए कई बार ऐसा हुआ कि कुछ नाम आए कि जो अहल थे सदर बल्दिया के। हर बार उस वक्त भी लोगों को लगता था कि शायद ये जो नाम आज सदारत के लिए कांग्रेस की बोला जा रहा है, ये नाम पहले भी सदर बल्दिया के लिए बहुत ही अहल था, मगर किस्मत का खेल कहिए या उनकी बदनसीबी कहिए या बदकिस्मती कहिए, इस नाम को हमेशा पीछे धकेला गया। मगर आखिर आज किस्मत जो है उन पर मेहरबान हुई है और वो शख्स को खुद मालेगांव शहर की कांग्रेस पार्टी की सदारत जो है वो एक थाली में सजाकर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बेकार तरीके से जो है उनको सौंपी गई है। मैं बात कर रहा हूँ मालेगांव शहर के हर दिल अजीज कारपोरेटर जनाब एजाज बेग साहब की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एजाज बेग साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मानव समाचार में। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाए और मेरा इंटरव्यू लेने के काबिल मुझको समझे। मैं मानव समाचार का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। एजाज बेग साहब, एक लंबा करियर आपका रहा। मालेगांव शहर का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो दिल से आपका एहतराम ना करता हो, इज्जत ना करता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का और सियासी मतभेद सब अपनी जगह होते हैं, मगर जिस तरीके से आपने अपने किरदार को अब तक आवाम के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है, हर कोई मजबूर होता है कि कहीं ना कहीं से आपको जो है वो इज्जत व एहतराम दिया जाना चाहिए। वो लोग देते भी हैं। बहरकैफ आपकी ये सियासी फील्ड की, सियासी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कहाँ से? मैं 1996 के अंदर मुझको न्याल साहब ने विकास मंच बनाए थे, पहली टाइम टिकट दिया था। मैं बदकिस्मती से इलेक्शन 48 रोड से हार गया। वो इलेक्शन वापस पोड़ नुड़नुक हुआ। 6 लोगों की, उस वक्त तो कांग्रेस के लोगों की नगर सेवक सीट रद्द हुई। मुझको शेख रशीद साहब ने टिकट दिया। मैं उस वक्त तो मालेगांव के अंदर बहुत मशहूर घराना था, गौली ख़ानदान, नाना गौली को मैंने 52 वोट से उस वक्त हरा के पहली टाइम 98 के अंदर मैं कारपोरेटर मुंतखब हुआ एज नगर सेवक म्यूनसिपलिटी के टाइम में। 2001 के अंदर मुझको कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदर बल्दिया बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सियासी सफ़र
मालेगांव शहर के अंदर जब फसाद हुआ 2001 का, मैंने वहाँ पर जो भी रहनुमाई किया दोनों समाज की, मेरा बहुत बड़ा रोल रहा उस वक्त। तो अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मेरा सियासी सफ़र जब से शुरू हुआ तो आज तक के मैं रेगुलर 5 टर्नों से मैं कारपोरेटर रहा, 3 टाइम स्टैंडिंग चेयरमैन था। कांग्रेस तरफ से मैं 3 टर्नों कारपोरेटर कांग्रेस पार्टी से मुंतखब हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एक करम है मेरे ऊपर कि मैंने जो भी किया सब अपनी बदौलत, मैंने अपने किरदार के ऊपर जो भी किया अपने वक्त किया। मेरे सर के ऊपर एक सियासी बाप का साया नहीं था, बाप का साया होने के बाद एक सियासी नहीं थी कि भाई कोई ग्राम सेवक थे मेरे वालिद या कोई नहीं। एक 40 गाँव से यानी मालेगांव आए और अपने रोटी रोज़ी के लिए मालेगांव आने वाले एक गरीब आदमी का बेटा इतनी लोगों के दिल के ऊपर राज कर रहा, ये सबसे बड़ी बात है। और 5 टर्न में रेगुलर चुन कर आया, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और आम लोगों की दुआ से, गरीबों की ये करने की दुआओं से मुझे नवाजा और मैं आज तक के 5 टर्नों का रेगुलर कारकुन। 2001 के पीरियड में जब आप सदर बल्दिया मुंतखब, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम वक्त के लिए सदर बल्दिया थे, मगर कहते हैं कि अगर इंसान को मौका मिले तो कम वक्त में भी जो है जो उससे खिदमत लेनी चाहिए, ऊपर वाला जो है खिदमत के लिए जो शख्स को मुंतखब करता है तो वो एक शॉर्ट पीरियड हो या लॉन्ग पीरियड हो वो मैटर नहीं करता, उतने कम पीरियड में भी जो है वो अपना काम जो बखूबी कर लेता है। हमने देखा भी था 2001 में, चाहे फसादात के दौरान वहाँ से मुस्लिम लोगों को उस इलाके से निकाल कर इस इलाके में बसाना हो, यहाँ पर रिलीफ कैंप में आप खुद जो है दौड़ दौड़ करके जाते थे, ये तो पूरा शहर इस बात का गवाह है। बहरकैफ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि ऐसा लगा कि नहीं ये शख्स इस पोजीशन के लिए डिज़र्व करता है जहां इस शख्स को होना चाहिए, मगर ऐसा हुआ कि किसी कारण से जो है आप उस जगह जो है वो आपको या तो पहुंचने नहीं दिया गया या पहुंच नहीं पाया। कभी ऐसी मायूसी आपको हुई है, कुछ ऐसा? मैं फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैंने अब्दुल मालिक के सामने जब 2009 में मेयर का इलेक्शन हारा, उसके बाद से सियासी लोग ऐसा समझते थे कि रेजाज़ बेग का सियासी सफ़र अब खत्म हो चुका। बहरहाल मैंने कभी मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा वक्त तो ये नहीं देखा कि अगर मेरे पर बुरा वक्त तो आया मैं हमेशा सीधा चलता रहा। मैंने कभी पीछे पलट के उसका जिक्र भी नहीं किया कि मेरे साथ अब क्या हुआ और मैं क्या करूँगा। मैं सीधे रास्ते से चला और सीधे रास्ते से मैं आवाम का काम करते रहा। और मैं एक ही चीज़ को मानता हूँ कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में मसलियत होती है, उसकी चीज़ से कोई ये नहीं करना चाहिए कि यार आज हो सकता है इसके अंदर मसलियत। आप लोग देख रहे हैं कि आपकी भी ठीक है, आप लोगों का शहर के लोगों का बड़ापन है, लोगों की दुआ है साथ में। पीछे राष्ट्रवादी के लिए मेरा नाम लगभग तय हो गया था, यानी जहाँ से भी मेरे मामलात रहते सियासी मामलात उनकी और ऊपर के लेवल से जयंत पाटिल साहब की सब बातचीत हो गई थी, टोटल मामलात हो गए थे और मुझको सदारत राष्ट्रवादी की मिलने ही वाली थी। तो आसिफ शेख साहब सदारत के लिए वहाँ पर चले गए और उन्होंने तो अपन ने यही कहा कि यार वो मेरे से बड़े आदमी हैं, अल्लाह ने उनको एमएलए बनाया था। जाहिर सी बात है जब बड़ा नाम पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर आएंगे तो पार्टी उसको दे देगी। तो मैं मायूस नहीं हुआ उस चीज़ से। और अब यहाँ पर जब सवाल आया कांग्रेस की सदारत लेने का, तो मुझसे 2 महीना पहले कुणाल पाटिल वगैरह ने मुझको बुलाए थे। आमदार कुणाल पाटिल साहब है धुलिये के, वो मेरे उनके ताल्लुकात यानी मैं समझता हूँ कि 7-8 साल पुराने उनसे भी ताल्लुकात, उनके वालिद से भी मेरे ताल्लुकात रहे। उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर दिया कि एजाज भाई तुम सदारत ले लो। मैं उनको बोला था मेरी बच्ची की शादी है और मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनको बोल के टाल दिया था। फिर वो शादी के बाद लगातार मेरे पीछे लगातार लगे ही थे कि भाई कोई भी हाल में। एक दिन उनका फ़ोन आया धुलिये से कि मैं मालेगांव के लिए निकल रहा हूँ, आपसे मुलाकात करना है। तो मैं और फारूक, मेरे साथ में फारूक लाला रहता, हम दोनों जाकर हाईवे के ऊपर उनसे मुलाकात की। और आमदार साहब को हमने ये बोले कुणाल पाटिल साहब को कि साहब देखो ऐसा है कि आदमी चलता बहुत ज़ोर से कोई भी काम में और उसके बदौलत मायूसी हाथ लगती, तो अगर ऐसा कोई मामला है तो मुझे तो आज कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहर लोग यार तुमको ना प्रदेश अध्यक्ष आमदार नाना पटोले साहब जहाँ जिसके प्रदेश अध्यक्ष साहब है, उन्होंने आपको बुलाया, आपको मिलना है। ठीक है, हम लोग ने सलाह मशवरा करे, हम लोग जाके उनसे मुलाकात की। उन्होंने बस एक ही बात बोले कि यार
आपको कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करना है और आपको मैं सदारत देने के लिए ये हूँ बोले। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, हम लोग सलाह मशवरा करते हैं। हमने 20 तारीख को उनको गाइडलाइन दिया था और हमने 20 तारीख के बाद उनको संदेशा दे दिया है। शहर के अंदर हम अच्छे अच्छे घरानों में गए, लोगों से मुलाकात किए, रिश्तेदारों से बातचीत किए। तो यही आया कि भाई आप है पार्टी, इंटरनेशनल पार्टी है, कर लेना चाहिए। तो हमने उसका जवाब उनको दिया कि भाई हमारा यस रहेगा। तो हमको वो बोल रहे थे कि हम पार्टी प्रवेश, तुम मैं मीडिया को यहीं बुलाता हूँ, पार्टी प्रवेश कर लो। मैं बोला नहीं, तुम मालेगांव के अंदर आओ। और हमने ये भी उनको बात रखा कि हम अध्यक्ष पद तो लेंगे, हमको शहर के लिए क्या देंगे। हमको किसी की बुराई करके रेस में नहीं आना है। हमको शहर की भलाई के लिए अगर आसिफ शेख साहब ने 10 करोड़ रुपया लाए तो मैं ये सोचूंगा कि मैं 15 करोड़ कैसे लाऊं, 20 करोड़ कैसे लाऊं। ये शहर अपना कैसे हालात है, ये किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपने को किसी की कोई ये करके और आगे जाने का नहीं कि तुम बहुत खराब है, तुम अच्छा, ये शहर फैसला कर लेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरे किसी को बुरा बोलने से कोई बुरा नहीं होने वाला। या मुझे कोई बुरा बोल देगा तो लोग बोलेंगे रेजाज बेग आज बुरा हो जाएगा। ठीक है, आप बोलने मुझे बोलने लग जाएंगे लोग बुरा, सियासी लोग आप मुझे बुरा बोलेंगे क्योंकि अब मैं इनकी रेस में आ गया। मुझे उनको बुरा नहीं बोलने का है, मैं तो उनकी इज्जत एहतराम करते रहूँगा। मुझे किसी को बुरा नहीं बोलने का। अपने को रेस अगर लगाने की है तो शहर के अंदर कामकाज किस तरीके से होए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मसले हैं, तालीम के मसले हैं। आज टीचर लोगों के नॉन ग्रांटेड का मसला है। वज़ीर तालीम से मैं ये सब हो जाने के बाद मालेगांव जब वो आ जाएंगे, मेरा बम्बई जब भी जाना होना होगा तो मैं सब यूनियन के लोगों से बात करूँगा, संगठन के लोग से बात करूँगा। परसों गायकवाड़ के पास बैठ के हर मिनिस्ट्री लेवल से जहाँ जहाँ भी काम होगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में अल्लाह ने वो लायकी दिया कि मैं उनसे काम करवा दूँ। जहाँ तक बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो चाहे वो फिर हारून अंसारी साहब हो, एक बड़ा नाम, आयशा हकीम, मालेगांव शहर को पानी की टांकी का वाटर फिल्टर देने का इतना बड़ा तोहफा जिन्होंने दिया। उनके बाद शब्बीर शेख साहब, मालेगांव शहर में तामीरी जहन का अगर कोई शख्स किसी को माना जाता है या तामीरी कामों का जाल बिछाने वाला कोई शख्स या विकास पुरुष किसी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है, तो वो शब्बीर शेख साहब। उनका ताल्लुक भी जो है कांग्रेस पार्टी से रहा। उनके बाद शेख रशीद साहब रहे, उनका भी काम काज जो रहा वो सबको जाहिर है, जो भी विकास के काम रहे। आसिफ शेख रहे, कहने का मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम रहा। और कांग्रेस का हमेशा से एक मालेगांव शहर पे एक बड़ा दबदबा रहा। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी शहर की, इतने बड़े बड़े नाम मैंने गिनवाया आपको, खुसूसन जो शुरुआत के कुछ नाम जिन्होंने मालेगांव शहर को, कांग्रेस को मालेगांव शहर में तक़वियत बख्शी, अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी एजाज बेग के कांधों पर है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप कितनी तैयार हैं? देखो, जितने आपने नाम गिनाए, इनके नाम अल्लाह ने आज भी मरने के बाद भी इनके नाम जिंदा रखा, ये बहुत बड़ी बात है। हारून अंसारी के साहब के टाइम जो है तो मेरा तो शायद वजूद भी नहीं था सियासत के अंदर। आयशा आपा का नाम मैं सुनते आया हूँ, मेरा जब भी वजूद है। शब्बीर सेठ का रहा मामला, शब्बीर सेठ की जो शख्सियत है इनको तो कभी कोई फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बचपना गली महल्ले में गया, वो मैं छोटा था जब से मैं उनको देखता था। और अल्हम्दुलिल्लाह कौन क्या बोलता है, कौन किसके नक्श कदम पे चलता है, आज मैंने वार्ड के अंदर जो काम किया हूँ तो मेरे वार्ड के लोग ये बात की गवाही देंगे कि शब्बीर सेठ के नक्श कदम के ऊपर ही चल के एजाज बेग ने वार्ड के अंदर रोड, रास्ते, लेडी जिम खाना, शादी हॉल, सब मैंने उनके नक्श कदम के ऊपर ही चल के किया। और जिस तरीके से मजबूती से वो काम करते थे वार्ड के अंदर, इलाके में, शहर के अंदर सदर बल्दिया रहने के बाद उनके तरीके से मैंने काम किया। अच्छा, तो अब तक का आपका जो भी रहा मामला होता है एक इलाके तक ही महदूद रहा, दायरा काफ़ी वसी हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है लोगों से मिलना जुलना, मन बनाना, लोगों से बातचीत, जो आपके हम ख्याल हों? मैं अभी तकरीबन जब से मेरा ये मामला हुआ, यानी अध्यक्ष बनने के लिए मुझे जब से ऑफर आया, मैं बड़े बड़े ख़ानदान में गया, मैंने मुलाकात की। ऐसे ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि वो किसी वजह से नहीं कांग्रेस छोड़ दिए थे उन्होंने। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पहुंचने के बाद बैठा मैं, उन्होंने यही कहा कि यार हमको एक रास्ता मिल गया कांग्रेस पार्टी ऑफिस आने का, और एक आप ऐसे सदर बने कि हमको बहुत खुशी हुई कि भाई हम लोग आ जा सकते हैं ऑफिस पे, आपसे मिल सकते हैं, आपसे सारी कोई भी बात कही कर सकते। तो हर आदमी का अपना अपना एक ही वजह था। सर मैं मानता हूँ कि बहुत काटो भरा ताज है। आज कांग्रेस पार्टी की सदारत ले लेना उसकी कला नहीं है, या मुझे मिल जाना उसका मुझे शौक़ नहीं है। इसके आगे जो मेरी नई ज़िंदगी का जो सफ़र शुरू हो रहा है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कांटों भरा ताज मैं पहन कर निकला हूँ। मुझको तो सबसे ये है कि मुझे काम करना है।
सब ने अपना नाम को मरने के बाद भी जिंदा रखा, तो मुझको भी कहीं ना कहीं मुझको वो करके जाना है कि मेरा भी एक नाम जिंदा रहे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। जैसे मैं नसीम मीना नगरी साहब भी आज उनका भी एक नाम रहा गुरुवार वार्ड के अंदर, हाजी शब्बीर सेठ ने काम किया, हारून अंसारी साहब का एक नाम है, आयशा अपन ने इतना बड़ा फिल्टर प्लान बनाया कि नाम सुनेंगे, आज अपन सुनते हैं, आप अपने बच्चे भी अगर उसका नाम सुनेंगे तो नहीं भी पहचाने तो ये बोलेंगे यार आयशा अफवाह थे, आयशा हकीम थे, कि उन्होंने एक फिल्टर प्लांट पानी का बनाया था, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र के अंदर मैं समझता 2-3 प्लांट है, फिल्टर प्लांट शायद शिरपुर के अंदर है, मालेगांव के अंदर है, और 1-2 जगह हो सकती। तो इतना बड़ा प्लांट उन्होंने दे कर गया, ये तो अल्लाह की एक बहुत बड़ी दी नेमत है। एक ही चीज़ उनके नाम से मंसूब है कि पूरा आज उनके नाम से बरसा बरस तक के अपने बच्चे भी इसको याद करेंगे। तो मैं भी यही कोशिश करूँगा भाई मेरे से भी कोई अल्लाह पाक ऐसा काम ले ले कि मैं मेरा नाम मरने के बाद भी एक नाम मेरा जिंदा रहे, मैं तो यही कोशिश करूँगा। शब्बीर सेठ जब तक हयात थे सदर बल्दिया के तौर पर हमेशा जो है उनका नाम रहा। एक अलग बात कि कभी शहरियार ने उनको जो है एमएलए बनने का मौका नहीं दिया। उनके बाद शेख रशीद साहब, यूनुस ईसा बीच में आया, कुछ दौर उनका रहा, कुछ वक्त उनका रहा। उसके बाद शेख रशीद आए। शेख रशीद साहब के आने के बाद ये हुआ कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा। आज अब तक की हम बात करें, उनके कांग्रेस छोड़ने से पहले तक एक अच्छी खासी तादाद कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स की थी, एक अच्छा खासा वोट बैंक था। अब उनके या उनके खानवादे के नई पार्टी में जाने के बाद वो पूरा वोट बैंक जो है हमको साफ सरकता हुआ नजर आ रहा है। तो एजाज बेग उस वोट बैंक को अपने करीब लाने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? देखो असल में ऐसा है कि 25 साल की सियासी सफ़र के अंदर मैंने जो भी काम किया है लोगों का, उसका मुझे सियासी फ़ायदा बहुत बड़ा मिला, और मैंने लोगों के बहुत काम करके भूल गया, लोग उसको याद रखे हुए। मेरे ऊपर कोई करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई दूसरे कोई तरीके के इल्ज़ाम है कि मैंने किसी से 100 रुपये लेके काम किया। और मैं हमेशा लोगों की काम करके भूल जाता, मेरा दिन भर वही काम है मेरा कि मैं लोगों का काम करना और करके छोड़ देना। कौन कहाँ से आया, कौन पार्टी का, कौन बिरादरी का, मुझे कुछ से कोई लेना देना नहीं है, कि अपना मकसद रहा हमेशा कि काम करना। तो मैंने लोगों का काम किया और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मिले। यानी आपको लगता है कि जो काम आपके ज़रिए लोगों के हुए हैं और लोग यकीनन जो है उन कामों को याद रखे हुए हैं, वो काम का सिला जो है वो ज़रूर आपको लौटाएगा। यानी सिला क्या, अभी अपन जाओ तो लोग बोलते हैं भैया तुमने ये काम किए थे यार, हम कैसे नहीं बोलेंगे। और उसके साथ साथ लोगों की दुआएं भी मेरे साथ में। जो 2001 के फसाद के अंदर मैंने दोनों समाज के लिए काम किया था, एक समाज के लिए नहीं, दोनों समाज के लिए काम किया था। और जो भी मुझसे उस वक्त हुआ, मैं तो खैर उस वक्त तो सियासत में बहुत नवा था, अल्लाह पाक ने मुझसे काम ले लिया। किसी की तो दुआ तो लगेंगी ना मुझको। आज अल्लाह ने यहाँ तक के पहुँचाया, मैं कभी उसके ये नहीं तो मायूस नहीं होता, मैं हमेशा उसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो मैं मायूस हो जाता था कि राष्ट्रवादी से मैं सदारत नहीं मिली, तो मैं आगे चलना चाहिए आदमी ने सियासत के अंदर। आज नहीं तो कल उसका अल्लाह ताला उसको अजर देता। नियत साफ होना चाहिए लोगों के काम करने की। क्या लगता है कि आज भी जो है आई एम द बॉस, वो भूमिका आज भी कायम है, वो दबदबा आज भी कायम है, वो एटीट्यूड जो है, जाहिर सी बात है इंसान के अंदर उस तरह का एटीट्यूड होना भी चाहिए। जब आप अपने आप को ऊंचे स्तर पर उठा करके नहीं देखोगे, तब तक ज़माना आपको उस नज़र से नहीं देखेगा। तो मैं क्या बोला आपको, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फैसले अल्लाह ताला करता है, फैसले अल्लाह से करता है। किसी को बुरा भला बोलकर, मैं आज भी सियासत के अंदर मैं 15 साल शेख रशीद साहब के पास काम किया। मैं शायद साथ समझता हूँ कि 15 साल के अंदर उनका जो मामला, आप क्या बोलते हैं वो लोग जान दो, बहरहाल मैं उनकी दिल से बहुत इज्जत करता है, करूँगा। उनका जो राजकारण के अंदर जो जबान, जो दबदबा रहा, वो एक अलग रहा। उसके बाद मुझे अब उनका रहते कि शेख रशीद साहब जब नीचे, अगर मैं ठीक है पार्टी छोड़ देने के बाद भी अगर मैं कोई ओहदे के ऊपर रहा, और जब ये जूनी म्यूनसिपलिटी के अंदर नीचे अगर शेख रशीद साहब आ जाते थे तो ऊपर म्यूनसिपलिटी हिलने लग जाती थी, कि ऐसा लगता था कि कोई नीचे कोई आदमी आया। उन्होंने एक अपना दबदबा राजकारण के अंदर बनाया और एक ज़बान के धनी रहे। इसके साथ क्या किया, ठीक है राजकारण के अंदर थोड़ा 19-20 होते रहता सबसे। मैं भी 15 साल उनके साथ में काम किया, बहरहाल मैं उनका बहुत एहतराम करता। ये सब चीज़ के अंदर उनकी ज़बान तो ज़बान, समझे क्या। बहरहाल किसी के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, और मैं किसी को गलत सलत बोल के मुझे राजकारण करना नहीं है।
खैर अगर वक्त तो आया, कोई मुझे अगर बिला वजह बोलेगा तो मुझे उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, सियासत में आप अपना आइडियल किसको मानते हो, या क्या एक आपको लगता है कि नहीं, मैं अगर मौका मिला है तो इंशाल्लाह ताला मैं जो है इस मकाम को छूने की है, जैसा बनने की कोशिश करूँगा? कोई एक चेहरा आपके जहन में कभी कोई है ऐसा काम? देखो असल में क्या है, आदमी का जहन जो है ना, समाजी रहना चाहिए। सियासी जहन अगर लेकर आदमी चलेगा तो वो कभी तरक्की नहीं करेगा। उसके दिमाग के अंदर ना हर चीज़ के अंदर अलग अलग माइंड चलते रहता है। उसको जब सियासी दिमाग अगर वो वापरेगा तो, और उसके अंदर आदमी के से इख्तिलाफ बढ़ते जाता है, एक दूसरे से लोग दूर होते जाते। तुम समाज के ऐसा काम, आज मैं 25 साल तक के काम किया ना, मैं यही चाहूँगा कि मैं मेरे जिस तरीके से मैंने काम किया आज मैं भी आगे वही ऐसे ही काम करूँ। मुझे सियासी तत्व का कोई दिमाग में ना लिया जाए कि मैं अपना काम करते रहूँ। यही मेरे दिमाग के अंदर आइडियल रहेगा। हर बिरादरी हर तबके को लेकर चलना। मेरे को आज 25 साल से अंसारी बिरादरी के लोग चुन के देते। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड मालेगांव शहर के अंदर ये है। कोई अगर कुछ भी बोलता हूँ वहाँ बिरादरीवाद के बारे में तो मैं खड़े रह के उसको बोल देता कि ये एक रिकॉर्ड है कि अंसारी बिरादरी के लोग मुझे 25 साल से चुन के देते। ये मेरे लिए, मेरे घर के 10 रिश्तेदारों की वहाँ पर नहीं। बाकी मेरा समाज कारण मेरे वार्ड के लोग आज भी ये बोलते हैं, अभी मैं मिलने के लिए गया, भैया तू बीजेपी में भी रहेगा तो हम तेरे साथ है, तू उसका टेंशन मत ले। तो ये मेरा अपना एक यानी ये रहा, मैं इसी को आइडियल मानता। अगर आप अपने आप को ही अपना आइडियल बनाए, कहने का मतलब कुल मिलाकर के एजाज बेग जैसे सियासत में आए थे, जैसे पहले दिन से थे, वैसे जब तक भी जिंदगी है तब तक वैसे ही रहना, उसी तरीके से ज़मीनी स्तर पर और ज़मीनी लोगों से जुड़े रहना, आप यहीं बने रहना चाहिए। समाज के अंदर काम करना, समाज को लेकर काम करना, यही मेरा मकसद रहेगा। अपन कलमा को है, जहाँ अपनी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो अपनों को खड़ा रहने का रहेगा। कोई अपनों को देखो, अपनों को बहुत बड़ा राजकारण नहीं करना है। किससे कहाँ पर फायदा पहुँचेगा, मैं आपको पहले भी ये बोला वर्ड और भी फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आसिफ साहब ने 10 करोड़ लाए ना तो मैं 15 करोड़ लूँगा, 20 करोड़ लूँगा। ये रेस लगना चाहिए शहर के अंदर। ये अच्छा है, ये भला है, ये गाँव के लोग फैसला करेंगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन चोर है। तो और शहर के लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। इतने 25 साल से मैं भी राजकारण करते हैं, मेरे से पहले से भी लोग आज तक के मेरे बाद भी आए, तो शहर के लोग देख रहे हैं। वो सब मुझे किसी से बोलना नहीं। मुझे काम काज के जो आएगा काम के लिए कि ये काम है तो मैं तो यही करूँगा कि भाई इसका काम मेरे से इसका दिल खुश होकर जाए। मैं जो आज 25 साल से करते आया हूँ बड़े राजकारण में भी यही करूँगा कि भाई आदमी आया तो इतना तो बोलना चाहिए कि आदमी ने काम करके दिया, बस मेरे यही आइडियल मैं खुद रहूँगा इसका। लोगों के मुताबिक हमेशा जो है मालेगांव शहर में अगर किसी ने कुछ किया है तो वो कांग्रेसी है, ये ऐसा मेरा नहीं, लोगों का कहना है। मेरा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में किस्मत जब आपको नवाजती है तो आप अपने मालेगांव शहर को क्या क्या तोहफे देना चाहेंगे, आपके अज़ायम मालेगांव शहर को लेकर के क्या क्या? देखो अभी तो फिलहाल मैं इनसे बैठ के यही बातचीत किया कि हमारे शहर के अंदर 2-4 बड़े बड़े रास्ते अगर आपने दे दिए तो आज के लिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। अगर आपने मुझे रोड रास्ते 4-5 भी दे दिए, उन्होंने मुझे कहा कि ये सब प्रोग्राम के बाद मैं मिनिस्ट्री लेवल से तुम्हारी बैठ के सब बातचीत कराऊँगा। नाना पटोले साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने मुझको यही कहा कि मैं मिनिस्टर लेवल से तुम्हारी बैठ के बात कराऊंगा और जब भी तुमको मेरी ज़रूरत पड़े, ये मैं ऐसा तुमको ज़बान दे रहा हूँ बोले कि तुम पर्सनल मेरे अध्यक्ष मालेगांव के, बोले तुमको जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझको फ़ोन करना, मैं तुम्हारे काम कराने की देने की जिम्मेदारी यही। मैंने उनको सबसे ज़्यादा लोगों के काम के बारे में ही जोर दिया। हमको कोई खुद का सौता फंड नहीं चाहिए, गाँव के लिए क्या देंगे विकास के लिए, उस दिन आएंगे मैं उनको सबको ये करके दूंगा, टाइप करके दूंगा कभी हमारे वार्ड के अंदर ये सब चीज़ शहर के अंदर होना। और 2-4 बड़े बड़े अगर रास्ते दे देते 30-40 करोड़ रुपए का फंड, जो भी 20 करोड़, तो मेरे लिए आज वो बहुत बड़ी बात रहेगी। अगर मैं नौजवानों की बात करूं या युवाओं की बात करूं, माशाल्लाह आपने भी अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा आला तालीम दी है। अगर हम इस साइड की बात करें मालेगांव सेंट्रल, तो बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, अच्छे जो कॉलेजेस हैं, उसकी भारी कमी हमको दिखाई देती है। बहालत मजबूरी हमारे यहाँ का जो नौजवान तबका है कहीं ना कहीं मजबूर होकर उसको जो है नदी के उस पार, सवाल इस पार या उस पार का नहीं है, सवाल ये नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जो है बच्चों को मजबूर होकर दूसरे इलाके में जाकर के तालीम हासिल करना पड़ता है। तो क्या आने वाले दिनों में आपकी कोशिश ये रहेगी कि तालीमी लिहाज से भी जो है इस तरफ के जो नौजवान हैं यहाँ पर उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो ला करके दिए जाए? जाहिर सी बात है, अब आप जब इस ऊंचे पद पर जाओगे तो आपका असर और रसूख भी बढ़ेगा,
तो ऐसी सूरत में जो है क्या आप इस क्षेत्र में भी कोशिश करेंगे? देखो, कोशिश तो ज़रूर करें। मैं आपको क्या बोला कि मैं खुश, उसके अंदर मेरी तबीयत उसमें खुश होती है कि मैं लोगों का काम कर दूँ। और जब मुझको जब अल्लाह ताला नवाज देना, जिस दिन मुझको ये सनद दे देंगे भाई तुम अध्यक्ष हो, नासिक जिला अध्यक्ष हो गए, तो लोगों की आशाएं भी मुझसे बढ़ जाएंगी। और काम लेकर आने वाले काम लोग जो लेकर आएंगे वो अच्छे तालीम याफ्ता लोग रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे। कोई दारू गांजा बेचने वाला मेरे पास तो काम लेकर नहीं आएगा कि भाई हमारे को धंधा करने का। तो ऐसे लोग आएंगे तो काम करने भी मज़ा आएंगे। उस फील्ड के अंदर काम करने के अंदर फील्ड में मज़ा आएगा। और मैं काम करने के लिए मैं उसी को बहुत मज़ा समझता कि काम करने का मज़ा आना चाहिए और अपन काम करके देंगे जिस तरीके से। अभी देखो, पीछे मैं समझता शायद 1.5-2 साल पहले से एक फंड आगे पड़ा हुआ था अपने सिविल हॉस्पिटल के अंदर, बच्चे लोगों का, यानी लेडीज़ और बच्चे लोगों का हॉस्पिटल बनाने का वास्ते। अब इसको बोला जाए कुछ गुड़ गीला कुछ बनिया ढीला। इसको मेरी मालूमात में ऐसा है कि ये जो फंड दादा भूसे साहब ने सटाना रोड के ऊपर जो हॉस्पिटल बना है उधर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा। अब जब तक कि इसको ट्रांसफ़र हुआ, जब तक कि इनको किसी को सुध नहीं थी, बाद में हमारे एमएलए साहब बोलने लगे कि यार मैं कोर्ट हो जाऊंगा, पिटीशन फाइल करूंगा। अगर ये 1.5-2 साल से पैसा आगे बढ़ा तो मगर उसका उद्घाटन कर लेते थे, कुछ जितना पैसा आया तो उसका अगर काम टेंडर निकाल के उसका काम उतना चालू कर देते थे, तो आज एक बड़ा बेनिफिट सिविल हॉस्पिटल के अंदर शहर के लोगों को आज 1 लाख रुपया 75,000 रुपया सीजर का लगता। और वहाँ पर ऐसी सुविधा रहने वाली थी उस हॉस्पिटल जो बना रहे हो कि उसके अंदर तुम्हारे को एक सुई भी बाहर से, एक सुई का कोई धागा भी लाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से पूरा लेस, सामान से लेस होकर उस हॉस्पिटल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से बची। तो वो चले गए अपने इस इलाके से, ठीक है, इधर जाए या उधर जाए। बात असल में ऐसी कि फिर जहाँ पे आया था वहाँ पर बन जाना चाहिए था। ये किसकी जिम्मेदारी थी? जो आज अपने शहर के नुमाइंदे, इन्होंने इसके ऊपर काळजी लेते थे तो वो अपने शहर के अंदर। अब जब चले गए, जब वो बोलते कि भाई मैं पिटीशन फाइल करूँगा, उन्होंने 3 हॉस्पिटल का एक साल उद्घाटन किया। एक तो कोई गवर्नमेंट की एक ग्रांट थी, उसके अंदर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है, हाँ, जो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्री रहती ना, फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट को कुछ फंड से देती है, उसमें से वो पैसा जो जमा होता उसका वो फंड के अंदर से मैंने ये पैसा ला के एक हॉस्पिटल का काम उससे चालू किया। एक नवाब मलिक साहब ने दिया अल्पसंख्यक निधि से उनको दयाने के अंदर। अच्छा। 2 हो गया। तीसरा ये यहाँ का ट्रांसफ़र उन्होंने किए। ये तो खैर यहाँ हो जाना चाहिए, अगर ये होता तो और शहर के लोगों को फ़ायदा पहुँचता। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि भाई मेरे शहर को कैसा फ़ायदा पहुँचे और किस तरीके से लोगों का कामकाज मैं करूँ। बस मेरी तो एक ही दिमाग रहेगा। और अच्छा कोई, जैसे मैं क्या बोला कि मरने के बाद जो लीडरों का आज नाम लेते हैं अपन बैठ के इस चेयर के ऊपर, तो ऐसा मेरा भी नाम लेना चाहिए। मेरी आखिरी यही कोशिश रहेगी। एजाज बेग साहब, हमने आपसे काफ़ी सारी बातें की, आपके मन को टटोला। हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसी बातें आपके ज़रिए से निकल जाए, मगर काफ़ी संयम से, काफ़ी सब्र से और काफ़ी जहानत से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब सदारत का अहम जिम्मा आपको, कांग्रेस की सदारत का अहम जिम्मा आपको जब दिया जाएगा, तो आप अहलियान शहर की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि जैसे आप पहले थे वैसे ही रहेंगे। बैरकैफ अहलियान शहर की तरफ से हम आपको नेक बादशाह देते हैं। तो नाज़रीन, ये थे एजाज बेग साहब। हमेशा की तरह जैसे सादे सिंपल नज़र आए, हमेशा की तरह से आम सी बातें करते थे और हमेशा की तरह जैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशली वो कभी नहीं बताते थे। बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने आज भी हमसे बात की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब इनको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।